बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक अश्विन जमाल के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। गुज़श्ता कई दिहाइयों से बदअमनी का शिकार रहने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर आ गई है। आज वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जरिए का इनकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी के साथ साथ तमाम सियासी जमातों के अमायदीन ने अपनी अपनी सियासी जमात की नुमाइंदगी की। जरिए से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरी दावत पर जरिए में शिरकत करने पर और मुझ पर एतमाद करने पर तमाम सियासी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ। आज हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है और इसी मकसद की खातिर हमने पश्तून रिवायत के तहत ये जिरगा मुनक्किद किया है। इसके बाद जिरगे के इख्तिताम पर जिरगे का एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक जिरगे ने सूबे की मसाइल को अफहाम व तफहीम से हल करने की जिम्मेदारी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सौंपी है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे का अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का इकलौता एजेंडा है। जिरगे के इनकाद पर सूबाई हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। इख्तिलाफात के बावजूद सूबे के अमन के लिए इकट्ठे हुए, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। दूसरी तरफ आईनी तरामीम के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। आज नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में भी मुलाकात हुई है। JUI की तरफ से भी आईनी तरामीम के लिए तजावीज़ सामने आई हैं। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये हम जानेंगे अपने पैनल से। पैनल में आज मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किरण इमरान डार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे शफकत अब्बास अवान और सीनियर तज्ज़ियाकार है माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। किरण साहिबा, आज के डिस्कशन का आगाज़ मैं आपसे करूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला KPK की तरफ से ग्रैंड जिरगे का इनकाद किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला KPK गवर्नर भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से इन तमाम तर मामलात पर यूनिटी को कायम रखने के लिए, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कितनी कोशिश की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। जहाँ तक आपने बात कही कि इसको मेंटेन करने के लिए कितनी कोशिश की जाएगी, मेरे ख्याल से बारिश का पहला कतरा बनना मुश्किल होता है और हुकूमत तो पहले भी मुज़ाकरात करना चाह रही थी PTI के साथ, लेकिन वो मुज़ाकरात की उसमें मूड में नहीं थी। आज मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा जैसे आपने दो तीन दिन पहले देखा बाहर की तरफ क्या हो रहा था, धावा बोला जा रहा था और आपने मोहसिन नकवी साहब की भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी उस दौरान, जितने भी वो मीडिया टॉक कर रहे थे वो सब आपने सुनी, सबने उसका मुशाहिदा किया। लेकिन आज जब KPK में जरूरत पड़ी फेडरल की और KPK में जरूरत पड़ी मोहसिन नकवी साहब की एज ए मिनिस्टर, तो वो वहाँ मौजूद पाए गए और आपने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से मसले को हल भी किया गया और आपने बॉडी लैंग्वेज भी उनकी देखी, उनका रवैया भी देखा। उस जगह में उनका होना तो जरूरी ही था, लेकिन जो होता है ना आपकी प्रेजेंटेशन इन दैट वे इन अ पॉजिटिव वे, आई थिंक सो। तो वो आपको खुद बताया। मुझे नहीं लगता कि इसको मैं और इलैबोरेट कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए। जब मुज़ाकरात की बात होती है, ठीक है, तो वज़ीर आला KPK की तरफ से जो जिरगे का इनकाद किया गया है और हमने देखा कि वज़ीर आला की तरफ से रात गए बड़ी लेट मदु किया गया है KPK के गवर्नर को और फिर वज़ीर दाखिला को भी, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि वो तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके इसमें शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। काश यही जेस्चर आप लोग तब भी देते जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी फ़लस्तीन के मामले पर, तो आप भी अपने तमाम तर मसरूफियात, अपने ज़ाती मफादात को बालातर रखते हुए इसमें शमूलियत इख्तियार करते। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हमारा सबसे पहला एजेंडा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा पूरी उम्मत मुस्लिमा है। लेकिन बड़े अफसोस है मुझे इन ड्रामाबाजियों पर जो फ़लस्तीन के मसले पर की जा रही हैं। जब फ़लस्तीन तबाह हो गया है, गज़ा सफ़ा हस्ती से मिट गया है, आज इनको याद आई है APC बुलानी। मुझे याद है वो मनाजिर जब छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था क्योंकि उनके हाथ में फ़लस्तीन के झंडे थे। मुझे याद है और आपने भी देखा होगा कि सेनेटर मुश्ताक और कुछ लोग बैठे हुए थे D चौक पर और उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। आपने ये सारे मनाजिर देखे होंगे और ये इस किस्म के जो आज ड्रामाबाजियाँ हो रही हैं फ़लस्तीन के साथ, ये बिल्कुल भी कोई फ़लस्तीन के खैर खाई नहीं है। ये उस वक़्त इनको करना चाहिए था जब फ़लस्तीन तबाह हो रहा था। आज जब फ़लस्तीन तबाह हो गया है, उनको याद आया है। हमारा लीडर तो पहले दिन से ही इसराइल के खिलाफ बात कर रहा है और उसको तस्लीम नहीं कर रहा, और शायद जो सजा आज काट रहा है उसकी बड़ी वजह भी यही है कि इसराइल के
खिलाफ जो उनका बयान है, हम जरूर जाते अगर हम ये समझते कि ये इनके अंदर वाकई फलस्तीन के लोगों के लिए कोई दुख दर्द है, और अगर ये हम समझते कि इन्होंने उसके लिए बुलाई है। मसला तो ये था कि इन्होंने वो एपीसी बुला के अपनी आईनी तरमीम पास करानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था? माजिद निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए, आप समझते हैं कि वाकई वही एजेंडा था गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आईनी तरमीम के लिए अपना रास्ता हमवार करना था? और आपको क्या लगता है कि अब जो जरिए का इनकाद हुआ है इसको मेनटेन रखा जाएगा, दोनों अतराफ से पीटीआई की कोशिश हो या फिर हम गवर्नमेंट की कोशिश को देखें? जी बहुत शुक्रिया। आपके दो सवालात हैं। पहले सवाल के अंदर ये बात सामने आई थी कि इसको इनिशिएट जमात इस्लामी ने किया था, क्योंकि अक्टूबर में फलस्तीन पर इसराइल के हमले का 1 साल मुकम्मल हो रहा था। तो इस हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस बात पे कन्विंस किया कि पाकिस्तान की जानिब से एक मुश्तरका पैगाम जाना चाहिए, जिसके बाद ये सारा मामला अमल में लेके आया गया। लेकिन उसके अंदर जो साइड मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे, तो उनके बारे में ये क्यासराई की गई कि वहां पर आईन तरमीम के हवाले से कोई ना कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर या मौलाना फजलुर रहमान को रजामंद करने पर बातचीत की गई है, तो जिसकी वजह से फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल पहलू भी निकल आया। दूसरा जो मामला है जो आज हमें देखने को मिला है, तो ये रियासती पॉलिसी को जाहिर करता है कि जिसके लिए अली अमीन गंडापुर ने एक कॉपरेशन की है, जिसको मैं उनकी तकरीर से जोड़ना चाहूंगा जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में की थी, और कहा था कि इदारों में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मामलात बेहतर हों। तो मुझे लग रहा है कि 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने एक मुफाहिमाना कदम उठाया था, तो ये एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैया है कि जिसमें अली अमीन गंडापुर ने अपनी तरफ से एक चीज ऑफर की है कि हम आपके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। तो बाजू साहब, यही मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देखते हैं कि इसमें कमी नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आज जरिए का इनकाद किया गया, गवर्नर केपी के हों, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला हों, वो वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी तमाम तरह स्केजुअल को एक तरफ रखकर, लेकिन फिर अगर हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के चले, एजेंडा तो यही थी ना फ़लस्तीन का मामला, उसमें पीटीआई की शमूलियत नहीं होती, पीटीआई की तरफ से इतनी जिद का मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है? जी असल में ऑपोजिशन जमातों का काम ही एहतजाज, जल्द से जुलूस करना होता है। उसी की बुनियाद पे वो प्रेशर कायम करते हैं, और उसी प्रेशर को जब मुज़ाकरात में या बातचीत में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर वो सारी चीजें किसी बेहतर नतीजे की तरफ जाती हैं। असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ चुका है कि ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। हमने देखा कि डी चौक में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये एक मुफाहिमत का रास्ता निकाला गया। हो सकता है अगर तहरीक इंसाफ ये मुजाहिरा ना करती और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान ना करती, तो शायद हुकूमत इस हवाले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं होती। तो पाकिस्तान जैसे सियासी मुआशरे के अंदर दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एहतजाज भी हो रहा होता है और पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के लिए रास्ता भी निकाल रहे होते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चूंकि बानी चेयरमैन इमरान खान जो पीटीआई के हैं, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी माजिद साहब, हम जी बिल्कुल इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल हमने देखा कि मौलाना और पीटीआई की मुलाकात होती है किरण साहिबा, और इस मुलाकात के बाद जो अभी माहौल बन रहा है वो ये कि मौलाना की जो हिमायत है अभी पीटीआई की तरफ ज्यादा है, क्योंकि मौलाना की तरफ से बार बार इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम आईनी अदालत के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि आईनी अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप अदालत बना दें। तो फिर मामला तो यही नजर आ रहा है ना कि हुकूमत को अभी भी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है अगर मौलाना के मामले की तरफ देखें हम। देखिए, जहाँ तक मैं आईनी तरमीम की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी तरमीम है जिसके ऊपर मौलाना साहब जो है वो उस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। तो ये हम भी अभी इस पॉइंट पर आ गए हैं कि जिन भी पॉइंट्स के ऊपर, जिन भी तरमीम के ऊपर मौलाना साहब के साथ हमारा कंसेंसस डेवलप हो रहा है, हम उन आईनी तरमीम को लेकर आएंगे, और जिनके ऊपर कंसेंसस हम चाहें कि बाकियों के ऊपर भी कंसेंसस हो, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होता तो उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो जिनके ऊपर अब
हमारा ये है कि जिनके ऊपर हमारा कंसेंसस डेवलप हो गया है फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ, उनके साथ, तो उनके ऊपर हम तरमीम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो किरण साहिबा, अब जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान की तरफ से, क्या वो आपसे भी डिस्कस किया गया? हमसे कुछ डिस्कस करेंगे कि अब आप कौन सा ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अभी आपने बात की थी ना आईनी अदालत की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आईनी अदालत के ऊपर तो फजल रहमान साहब जो है वो मान गए हैं। ठीक है। जो मसूदे की बात की, जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक आधे दिन में ये मसूदे जो हैं, जो पीपल्स पार्टी बना रही है, जो हुकूमत, जो हमारी पार्टी बना रही है, जो फजल रहमान साहब बना रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को दिए जाएंगे और उसके बाद उसमें कंसेंसस डेवलप होगा। तो जो आईनी अदालत की बात है, उसके ऊपर तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, JUI की कंसेंसस है, वो बाकी पॉइंट्स के ऊपर नहीं आ रहे, लेकिन आईनी अदालत के ऊपर किरण साहिबा, JUI के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि हम आईनी अदालत के खिलाफ हैं लेकिन बेंच बनाने के हक में है। अब सिचुएशन ये वाली है। देखिए, इशू ये है, आप उसको आईनी अदालत नाम दे दें, आप उसको बेंच का नाम दे दें, इशू ये है कि जो आईनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी केसेस जो हैं 61,000 से ऊपर जो है वो ज़ेरे इल्तवा है और जो लिंगर ऑन हो रहे हैं, जिनके फैसले भी, यानी उनकी समाअत ही नहीं हो रही तो उनके फैसले कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे आपके उनके जल्दी। तो एक मैं समझती हूँ इसको, इस बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करने की या इस बर्डन को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है, उसको हम आईनी अदालत नाम दे रहे हैं, अगर वो उसको बेंच का नाम दे रहे हैं तो ठीक है, आईनी ही तो होगा, वो बेंच आईनी ही चीजों को देखेगा, तो चाहे बेंच का नाम दे दे या आईनी अदालत का नाम दे दे, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी तो ये होगा कि TOR क्या होंगे और उन्होंने कैसे काम करना होगा और किन किन इश्यूज के ऊपर काम करना होगा। ठीक है। तो शफकत साहब, कल मुलाकात हुई है आपकी और मौलाना फजल रहमान की, तो कैसे ये मुलाकात रही? कुछ आपका फाइनल हुआ है इस मामले पर? क्योंकि आपका मुतालबा यही है कि हमें आईनी बेंच चाहिए, आईनी अदालत के आप खिलाफ हैं, तो कुछ कामयाबी हासिल हुई है PTI को मौलाना को मनाने में? 100% कामयाबी है। अच्छा, आईनी बेंच के हक में है हम। इस वक्त 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आपको ये हैरानी होगी जान के कि सिर्फ 200 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के हैं। क्या 200 केसेस के लिए एक अलहदा से कोर्ट बनाना जस्टिफाइबल है? क्या होनी चाहिए? तो यही चीज डिस्कस हुई है कि जो 5 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका बेंच बना दें और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आए उसको वो डिसाइड करें। इस पे तो हम बिल्कुल एग्री हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ये मसला इनका नहीं। ये बनाना चाहते हैं एक ऐसी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से भी अबव हो, एक ऐसी अदालत जिसके ये खुद जजेस रखें और उसमें ज्यादातर रिटायर्ड जजेस हों और उनको ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें जिस तरह आजकल हो रहा है। तो ये इनका मसला है। आईनी बेंच बनाना या एनी मैटर का सोल्यूशन इनका मसला नहीं है। और मौलाना साहब की बड़ी अच्छी सजेशन है, हम भी उसके साथ एग्री हैं और जरूर होना चाहिए आईनी बेंच। जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उस पे ये एग्री नहीं होंगे बिल्कुल भी। इनको किरण साहब तो ये कह रहे हैं कि मौलाना 100% हमारे साथ हैं, फिर आपके पास 15 रोज बाकी रह गए हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कामयाबी कुछ मिलती हुई हमें भी नजर नहीं आ रही। देखिए, जो सियासी जमातें हैं उनका ऐसा ही रवैया होना चाहिए जैसे फजल रहमान साहब की पार्टी का है कि दरवाजे उनके खुले हैं, चाहे हम जाएं, चाहे पीपल्स पार्टी जाए या तहरीक इंसाफ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ अल्लाह करे वो फजल रहमान साहब से ये जरूर सीखे कि वो अपने मुखालफिनों के लिए भी दरवाजे बंद नहीं करते। आपको डीजल का जब जुमला भी याद होगा, आपको याद होगा कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी, बट दरवाजे खुले हैं। ये 100% नहीं, मैं कह रही हूँ जी फजल रहमान साहब 200% इनके साथ हैं, लेकिन आप उनका तरीक़ेकार देखें, वो हर जमात को वेलकम कर रहे हैं, वो हर जमात से मिल रहे हैं, वो हर जमात का पॉइंट ले रहे हैं। वो अपनी राय जब देंगे, जब तरमीम होगी, जब उस पर वोटिंग होगी, वो हमें उससे पहले भी राय दे देंगे तो अंदाजा हो जाएगा। जहाँ भी बात की शफकत साहब ने कि 200 अप्रोक्सीमेटली 200 आईनी जो है केसेस हैं, प्लीज मुझे जवाब दें इसका। देखिए 200 केसेस बिल्कुल ठीक है, इट्स जस्ट अ पिनट, लेकिन आप ये भी देख लें वो 200 जो केसेस हैं वो कितना टाइम लेते हैं। ये आईनी चीजें जो हैं ये ज्यादा टाइम लेती हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे केसेस होते हैं उसके। तो हम तो टाइम, फिर में बड़ी बात आ रही है कि वो हम तो वो टाइम बचाना चाहिए। ये 200 नहीं, आप समझे कि 61,000 में से
अप्रोक्सीमेटली 60,000 तो यही टाइम ले लेते हैं. तो टाइम जो है ना, टाइम उसको बचाने की खातिर ये बात होगी, चाहे 200 में मैं वैसे बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया कि अगर आईनी तरमीम के लिए अददी अक्सरियत हमें हासिल नहीं होती तो फिर मुखालिफिन का वोट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे. माजिद साहब, ये सूरत हाल जब अगस्त 2019 में हुई थी सेनेट के इलेक्शंस में, तो फिर हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी. गालिबन उन्होंने ये कहा था कि जिसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया उसने जमहूरियत और मुल्क को नुकसान पहुंचाया. आज भी तो वही मामला दोहराने जा रहे हैं, तो अब जमहूरियत नहीं याद आ रही. जब हम तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं तो हमें सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन याद आता है, फिर उसके खिलाफ जो तो इसलिए जब गवर्नमेंट में आते हैं तो डेफिनेटली फिर ये सारी चीजें बदल जाती हैं, अखलाकियात के मायार भी. तो अभी आ चुका है, तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज ओपन है और ये राहें खुल गई हैं कि वो, अगर हम नंबर देखते हैं स्कोर कार्ड कौमी असम्बली का, तो उसमें डिफेक्शन के बगैर ये आईनी तरमीम मुकम्मल नहीं हो सकती. अगर मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के साथ आए तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी. बिल्कुल, जिसकी वजह से इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है. और इससे पहले जो क्वेश्चन मार्क था वो कि आखिर ऐसा क्या है कि विद इन 2-3 डेज रात को असम्बली का इजलास बुला के फिर उसे मुलतवी करके मुलाकातें करके ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई. तो जब हम इस टाइम लाइन को देखते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर जो आईनी तरमीम की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं या तो किसी को एडजस्ट किया जाएगा या किसी मसले से निकलने के लिए गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट को बेहतर बनाना चाहती है. ठीक है, तो माजिद निज़ामी साहब, हमारे लिए हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में डबल स्टैंडर्ड क्यों है. जब एक काम हमारे फायदे में हो रहा होता है तो फिर हम शाबाश भी दे रहे होते हैं और खुशियाँ भी मना रहे होते हैं. यही काम जब हम ओपोजिशन में रहकर करें तो फिर वो काम आपके लिए वबाल जान बन जाता है. अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? और अगर आपके सवाल का जवाब इतना ही आसान हो तो फिर तो पाकिस्तानी सियासत के सारे मसले खत्म हो जाए और हम यहाँ पे बैठ के कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं. तो सियासी जमात को बहरहाल एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और ये डिसीजन उन्होंने करना है कि ऑपोजिशन में उनके जो ख्यालात होते हैं वो हुकूमत में भी रह के वही होने चाहिए. असूल नहीं बदलना चाहिए, आपके बेंचेस बदल जाएं असेंबली के अंदर. लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं होता, फिर उसकी दलील दी जाती है, उसकी तावील दी जाती है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडर्स को इटसेल्फ खुद डिसाइड करना पड़ेगा. हम बिल्कुल करते रहेंगे, हम असूल याद दिलाते रहेंगे और ये मामला है कि इसी तरह चलता रहेगा. ठीक है, तो किरण साहिबा, आप इन मामलात में आसानी ले आएं क्योंकि ओपोजिशन भी यही कह रही है कि हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे नहीं है, इसलिए फिर वो ओपोजिशन को ब्लैकमेल भी कर रही है, मौलाना की तरफ चक्कर भी लगा रही है. ओपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी फैमिलीज को ये रकमाल बनाया जा रहा है, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है. अब वो कह रहे हैं कि ऐसे हथकंडों से तो फिर आप कामयाबी नहीं ना हासिल कर सकेंगे. माजिद साहब की बड़ी अच्छी बात की कि हम सियासतदानों को भी ना कुछ बड़ा हो जाना चाहिए, कुछ अच्छा सोचने, असूलों की सियासत करें. बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात थी. देखिए, आईनी तरमीम के लिए 2/3 की आपको पता है जरूरत होती है और 2/3 जो है बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. फजल रहमान साहब का भी अगर पार्टी हमारे साथ आ जाती है, अगर वो आ जाती है तो उसके बाद भी हमें नंबर गेम जो है हमारी वो पूरी नहीं होती, जिसके ऊपर हम डेफिनेट अपोजिशन के लोगों से करेंगे. लेकिन आप ये कहें कि उनको जरगमाल बना लें, आप ये कहें कि हॉर्स ट्रेडिंग कर दें. फिर दूसरी आपने बात कही कि रात को जो इजलास बुलाया गया वो रात को नहीं बुलाया गया था, वो दोपहर को बुलाया गया, सुबह बुलाया गया था, फिर वो शाम तक चला गया. और दूसरा रात कई देर तक वो चलता रहा. सिर्फ ये कोशिश थी कि आप मुझे तो याद हो गया, मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और आपका पूरा स्टाफ जो है वो भी, उसको भी सबक याद हो गया होगा कि 15 सितंबर जो है वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी डे के तौर पे मनाया जाता है. तो हमारी भी ख्वाहिश थी 26 अमेंडमेंट होने जा रही है आइन में, तो हम उसको उस डेमोक्रेसी डे के साथ हम एसोसिएट करें जिसमें हम नाकाम रहे. और फिर कहा जाता है रात 2 बजे तक किसी ने नहीं बिठाया था. अगर आपका इजलास 12 बजे से पहले खत्म ना हो, पहली बात तो ये 12 बजे से इजलास तो हुआ ही नहीं था. आपने देखा था जो तिलावत हुई, आखवानी हुई, हदीस पढ़ी गई,
तराना हुआ और उसके बाद इजलास खत्म कर दिया गया। और वैसे अगर किरण 2 बजे तक साहिबा, आपके बड़े बड़े जो रहनुमा है ख्वाजा आसिफ, अगर हम बयान देखें वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम हो जानी चाहिए, वरना ये भी हो सकता है कि इलेक्शन का ऑडिट करना पड़ जाए। अब आपके लिए आईनी तरमीम पास कराना हर हाल में जरूरी है, वरना आपको हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, हम पार्लियामान में बैठे हुए, मुझे बताएं कि माँ किसने अमेंडमेंट किसने करनी है? पार्लियामान में करनी है। हम कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे, मुझे एक समझ नहीं आती, और मुझे पीटीआई के लोगों की समझ नहीं आती। आप उसके मुखालिफ हैं, मोस्ट वेलकम। आप जिस हम कानून के मुखालिफ होते हैं, कोई बिल आ रहा होता है हम उससे मुखालिफ होते हैं। अगर आप आईनी तरमीम के मुखालिफ हैं तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि इस्लामाबाद के ऊपर ना चढ़ ढोरे जत्थे की जत्थे आप ले आए। आप हाउस में बैठे हैं। किरण साहब जी, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो कहा गया ना कि इलेक्शन ऑडिट का खतरा हो सकता है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे। हम क्यों डर रहे हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना, कल उनकी तरफ से बयान दिया गया है परसों। जी, लाने का मतलब है कि हम डर के आईनी तरमीम ला रहे हैं। हम पहले करें तब मसला है, हम बाद में करें तब मसला है। पार्लियामान का ही इख्तियार है, पार्लियामान ने ही आईनी तरमीम करनी है। ये लोग तो डट गए थे जी, ये 15 सितंबर से आगे नहीं लेके जाएंगे। आज देखें, आज 10 हो गई है, 10 अक्टूबर हो गई है, तो आईनी तरमीम भी हो ही जाएगी। तो किरण साहिबा, यही तो बात समझ नहीं आ रही कि जल्दबाजी क्यों की जा रही है? टाइमिंग बहुत, उस पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। 25 की बजाय आप 26 अक्टूबर को ले आए। जब भी किसी हाई पोस्टों के ऊपर एक सिस्टम के तहत चेंजिंग हो रही होती है, तो वतीरा है, ये पीटीआई का वतीरा है कि वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल जरूर बना देती है उस इश्यू को। वो बड़ा स्मूथली चल रहा होता है। आपको याद होगा, इससे पहले भी जो आईनी इदारे हैं उसके ऊपर जब उनके जो हेड थे वो चेंज हो रहे थे, तो तब भी यही इशू हाईलाइट हुआ था, और अभी भी यही है। तो वो बदकिस्मती ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा बयानिया बना देते हैं कि जी पता नहीं आसमान जमीन पे आ गया और जमीन आसमान पे चली गई, ये इस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है। तो आईनी तरमीम हमारा हक है, पार्लियामान का हक है, जो मेजोरिटी में है वो आईनी तरमीम कर सकता है, और हम वही आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। हम कोई अनोखा काम या गलत काम, आप इनको जो मर्जी कहते रहे, जिनका काम ही यही है। ये जो ऑर्डिनेंस पे चलने वाली हुकूमत है वो कह रही है कि जी ये तरीका क्या है, इनकी हुकूमत में तो कोई आईनी तरमीम ला ही नहीं सके। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।